हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहां पर आपको किसी भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो होता है क्वालिटी में एक नंबर। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देख लिया है, इसी चैप्टर से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लिया है, इसी चैप्टर से हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लिया है और अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमसे कौन कौन से बेहतरीन सवाल पूछे जा सकते हैं, एक एक करके देखते हैं जरा। तो पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और एक नजर हम डालेंगे आज के इस प्यारे से सवाल पर कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कुछ ऐसा कि लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बात हो रही है। तो कह रहा है कि लुईस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट्स, इफ यू रिकॉल, प्रूव्ड दैट लाइफ कैन अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने ये हमें बताया, लुईस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये बताया कि एक्चुअली जो लाइफ है वो अपने पिछले लाइफ से निकल करके आ रहा है। कहने का मतलब है कि लाइफ जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से निकल करके आ रहा है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ए है यहां पर, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से आया, तो ये अपने किसी पेरेंट से निकल करके आया है। ये कहां से आया, तो इसके कोई पेरेंट रहे होंगे। ये कहां से आया, तो इसके कोई पेरेंट रहे होंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्रीवियस जनरेशन से निकल करके आता है। ये इसका छोटा सा कहना था। फिर क्वेश्चन हमसे कहता है कि कैन वी करेक्ट दिस एज लाइफ इवॉल्व्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ और अदरवाइज वी विल नेवर आंसर द क्वेश्चन एज टू हाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज कमेंट। तो कहने का मतलब है कि लुईस पास्चर साहब के इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये तो बता दिया कि लाइफ जो है वो अपने पिछले लाइफ से निकल करके आता है और ये जो है अपने पिछले से, ये अपने पिछले से, ये उससे पहले ये निकल करके आएगा। लेकिन अगर हम लुईस पास्चर की इस बात को अगर हम मान लें, एक्सेप्ट कर लें, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हम आंसर कभी नहीं कर पाएंगे और वो क्वेश्चन ऐसा है कि जो पहला लाइफ था, फर्स्ट लाइफ की जो बात है, फर्स्ट लाइफ ये कहां से निकल करके आया, फर्स्ट लाइफ कहां से निकल करके आया। कहीं ना कहीं से तो ये पहला लाइफ आया होगा। इसने क्या किया, इसने फिर अपने किसी एक ऑफ स्प्रिंग को जन्म दिया, फिर उसके बाद उससे दूसरा ऑफ स्प्रिंग आया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, चीजें आगे बढ़ती गई। लेकिन यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसा कहीं पे इस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि फर्स्ट लाइफ कहां से निकल करके आया। तो वही हमसे बोल रहा है, इसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर हम इस चीज को क्या हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को क्या हम करेक्ट कर सकते हैं। लुईस पास्चर के इस स्टेटमेंट को, लुईस पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करना है इस पे। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल हम कमेंट कर सकते हैं, कमेंट हमें करना होगा क्योंकि हमें जरूरत है, इसके बारे में हमें पता लगाना है कि फर्स्ट लाइफ जो है, एक्चुअली ये फर्स्ट लाइफ जो है ये कहां से निकल करके आता है। ठीक है, कहां से आया एक्चुअली। तो दो थे हमारे पास, एक ओपेरिन साहब थे रशिया से और हेल्डन साहब थे इंग्लैंड से। हेल्डन और ओपेरिन ये दोनों ने क्या किया, इन्होंने प्रपोज दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव come from pre-existing non-living organic molecules, example RNA, protein, etc. So we can correct this statement of Louis Pasteur. अब यहां पर इन दोनों का क्या कहना था कि लाइफ जो है वो लाइफ किससे है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कहने का मतलब है कि जब कुछ भी नहीं था, कोई लाइफ नहीं था, तो जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, एक्सेट्रा, लाइफ हमें यहीं से देखने को मिला। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर इनने कह दिया कि लाइफ हमें यहां से देखने को मिला, तो यहां पे प्रोटीन बन गए, फिर यहां से सेल बना होगा और सेल बनने के बाद सेल बन गया तो एक लाइफ हमें देखने को मिला।
अब इसी सेल से क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में दूसरा सेल निकल करके आएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में फिर दूसरा सेल, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में दूसरा सेल, उसके बाद ये जो लुईस पास्चर का कहना था ये फॉलो होता चला जाएगा। फिर हम कहेंगे कि हाँ लाइफ जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से निकल करके आ रहा है। तो छोटे से करेक्शन के बाद हम इस चीज को परफेक्ट बना सकते हैं। लुईस पास्चर को हम गलत नहीं कहेंगे, लुईस पास्चर को हम इनकम्प्लीट कह सकते हैं। लुईस पास्चर की एक्सपेरिमेंट के आउटकम को, इसके बाद जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, हम इसे गलत नहीं कह सकते, हम इसे इनकम्प्लीट कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ तो अपने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से निकल करके आ रहा है। लेकिन जब हम फर्स्ट लाइफ की बात करते हैं उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। अगर इसी चीज में अगर ये फर्स्ट लाइफ को भी ऐड कर देते तो इनका कंप्लीट हो जाता। अब क्या है कि लुईस पास्चर की इस वाले स्टेटमेंट को और ओपेरन और हेल्डन के इस वाले स्टेटमेंट को दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट लाइफ जो है वो इधर से निकल करके आया और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जनरेशन है वो किधर से आया, वो फिर इस चीज को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। आप इसको भी नोट कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, हाथ से लिखने की कोशिश करोगे ज्यादा बेटर है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है और एक बार नजर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द साइंटिस्ट्स बिलीव दैट इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल। तो साइंटिस्ट का यह मानना है कि इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल है, बट एक्सटिंक्शन पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी स्टोरी आर सडन एंड एब्रप्ट। लेकिन जो एक्सटिंक्शन की कहानी है, जो कि इवोल्यूशनरी स्टोरी का एक पार्ट है, कहने का मतलब है कि साइंटिस्टों का यह मानना है कि जो इवोल्यूशन है ये ग्रेजुअल है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटिंक्शन की बात करें, मतलब किसी भी स्पीशीज का इस धरती से गायब हो जाना, ये जो चीजें हैं जो कि एक पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है। अब कैसे है इसको एक पार्ट ऑफ इवोल्यूशन कह सकते हैं कि होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, फिर होमो सेपियंस है आज के समय में। तो इस कंडीशन में आज के समय में हमें होमो हैबिलिस तो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग रामापिथिकस की बात करें तो वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि कभी तो वो रामापिथिकस पाया जाता था, लेकिन आज के समय में हमें वो नहीं देखने को मिलता है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। और इसकी बात करें तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी स्टोरी। ठीक है, मतलब ये एक्सटिंक्शन जो है ये इवोल्यूशनरी स्टोरी का एक हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल है, लेकिन एक्सटेंशन जो कि इवोल्यूशनरी स्टोरी का हिस्सा है वो सडन है और एब्रप्ट है, ऐसा इसका कहना है। एंड ऑल्सो ग्रुप स्पेसिफिक। कहता है कि कॉमेंट वेदर ए नेचुरल डिजास्टर कैन बी द कॉज फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। और साथ में ये बोल रहा है क्या नेचुरल डिजास्टर वो कारण हो सकता है एक्सटेंशन का, किसी भी स्पीशीज के एक्सटेंशन का। तो देखो बात क्या है ना, बात ऐसा है कि नेचुरल डिजास्टर जो है वो एक्सटेंशन ला सकता है। तो वही चीज यहां पे कहता है कि यस, नेचुरल डिजास्टर कैन बी द कॉज फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। हो सकता है। अगर हमें बचपन में कहानियां जब हम पढ़ते थे तो कहानियों से निकल करके अगर हम बाहर आए और अगर उसको हम थोड़ा साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश करें, या फिर जो कार्टून नेटवर्क पे हम लोग जो कार्टून्स देखते थे बचपन में, अगर उसको जोड़ने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे बहुत ईजिली। कैसे कि याद है कुछ तो ऐसे एपिसोड्स आते थे कार्टून्स में जहां डायनासोर्स हमें दिखाए जाते थे, डायनासोर्स वाले कार्टून्स होते थे। फिर ऐसा हुआ, दिखाया गया हमें कि उन कार्टून्स में कि कुछ तो ऐसा हुआ था धरती पर, कुछ तो ऐसा नेचुरल डिजास्टर जिसमें वो डायनासोर्स खत्म हो गए। तो कुछ ऐसा ही कह रहा है कि कुछ तो एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर था जिसके कारण एक्सटेंशन हो जाता है किसी भी स्पीशीज का। करके एज अ न्यू स्पीशीज इवॉल्व टू फिट एवर चेंजिंग इकोलॉजिकल निशेस, ओल्डर स्पीशीज फेड अवे बट द रेट ऑफ एक्सटेंशन इज फार फ्रॉम कांस्टेंट। अब कहता है कुछ ऐसा कि मतलब ऐसा है कि अगर हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने हमें बताया था, अगर हम नेचुरल सिलेक्शन को याद करें तो यहां पर कहा गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की गई थी। कहने का मतलब है जो सरवाइव कर रहा है वो फिट है, मतलब फिट जो है वो सरवाइव कर रहा है। ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, आगे हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, वहां हम उस चीज को समझेंगे। दो स्टेटमेंट अगर लिख दिया, जो फिट है वो सरवाइव करेगा या फिर जो सरवाइव कर रहा है वो फिट है। ये दो तरीके की चीजें हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। जो फिट है वो सरवाइव करेगा या फिर जो सरवाइव कर रहा है वो फिट है। तो ये अलग बात का केस है, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में।
फिलहाल कहने का मतलब है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात हो जा रही थी, मतलब जो फिट है वो सर्वाइव कर रहा है, और फिर क्या है, जो रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो धीरे धीरे उनको गायब हो जाना है। तो वही कुछ कह रहा है कि न्यू स्पेशीज इवॉल्व टू फिट एवर चेंजिंग इकोलॉजिकल नीशेस, ओल्डर स्पेशीज फेडेड अवे बट द रेट ऑफ एक्सटेंशन इज फार फ्रॉम कांस्टेंट। ओके, इतना समझे? इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कशन करते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था क्या नेचुरल डिजास्टर एक्सटेंशन ला सकता है स्पीशीज का, तो हमारा आंसर होना चाहिए बिल्कुल ला सकता है। ठीक है, बिल्कुल ला सकता है, इसमें किसी तरीके का डाउट रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसी में कहता है कि इन लास्ट 500 मिलियन ईयर, पिछले 500 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, इसमें ऑलमोस्ट 50 से 90% जो स्पेशीज थे वो एक मतलब वो गायब हो गए। ठीक है, वो गायब हो गए। तो कई वही कहता है कि 50 to 90% ऑफ और मोर ऑफ ऑल स्पेशीज ऑन अर्थ हैव डिसअपीयर्ड इन ए जियोलॉजिकल ब्लिंक ऑफ द आई। Many times these mass extinction had been the consequence of a natural disaster। ये natural disaster के कारण भी हो सकता है, जो चीज अभी हमने देखा। और ये कितना हुआ, अगर 500 मिलियन सर एक डेटा है, ठीक है, अगर एमसीक्यूज में हमसे अगर पूछता है कौन से एग्जाम्स में, तो अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है या फिर बोर्ड के एग्जाम में कम पूछ करके अगर ये नीट के एग्जाम में हमसे पूछता है मेडिकल एंट्रेंस में, तो हम बिल्कुल ही बिंदास तरीके से उसका आंसर करेंगे। ठीक है, नॉलेज जो है वो हर तरफ से हमें मिलता जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सडनली एग्जाम के एक दिन पहले अगर अपने बुक को पलट करके देखते हो तो शायद आपको ऐसा कोई पॉइंट दिख जाता है जो आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन के भी आया होता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हर एक पॉइंट को हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। तो पिछले 500 मिलियन ईयर का ये डेटा बता रहा है, 500 मिलियन ईयर का डेटा है। उस डेटा में ये कहता है कि 50 से 90% जितने भी स्पेशीज हैं मौजूद, वो जो है वो एक सीधा ज्योग्राफिकल ब्लिंक में क्या है, वो गायब हो गए। मतलब कुछ तो ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, मास एक्सटिंक्शन था। एंड ये हुआ कैसे, तो ये नेचुरल डिजास्टर से। अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी वगैरह हो, हम काउंट कर सकते हैं। सुनामी में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो धरती पर रहने वाले थे, फॉर एग्जांपल वो क्या हुए, वो सुनामी में अंदर चले गए पानी में, तो फिर उनका जो सर्वाइवल था वो नहीं हो पाया। The most studied mass extinction between the Cretaceous and Paleogene periods about 65 million year ago, 65 मिलियन साल पहले की बात है, killed off the dinosaurs and made room for mammals to rapidly diversify and evolve। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 65 मिलियन ईयर अगो पहले जो है वो डायनासोर्स की कहानी जो थी यहाँ पर फर्क देखने को मिला, और इसके साथ साथ क्या हुआ, मैमल्स जो थे वो मैमल्स में एक रैपिड इवोल्यूशन फिर हमें देखने को मिला, रैपिड डाइवर्सिफाई हुए और फिर वो इवॉल्व होना शुरू किए। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे कि दिस कॉजेज सस्पेक्टेड टू बी वोल्केनिक एरप्शंस एंड इम्पैक्ट ऑफ लार्ज एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स स्ट्राइकिंग द अर्थ। अब इसमें कहा जाता है कि कुछ तो नेचुरल डिजास्टर ऐसा भी वो हो सकता है कि या फिर वोल्केनिक एरप्शंस उस समय बहुत ज्यादा हुए होंगे धरती पर। कब, 65 मिलियन ईयर अगो पहले, जब डायनासोर के एक्सटेंशन की बात चल रही है। या फिर ऐसा हुआ होगा कि जैसे कोई लार्ज एस्ट्रॉइड्स हो गया या कॉमेट जो है वो इस स्पेस से वो धरती की तरफ स्ट्राइक किया होगा, और उसके स्ट्राइकिंग से क्या है, ये जितने भी स्पेशीज थे ये धीरे ये स्पेशीज जो थे इनकी डेथ हो गई, और फिर नेक्स्ट जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया और फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये गायब हो गए धरती से। इस क्वेश्चन का यही कहना है। तो इस सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन कहता है हमसे कुछ ऐसा कि Why is nascent oxygen supported to be toxic to aerobic life forms? बहुत सही क्वेश्चन है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एरोबिक यहां पे लिखा है, तो दैट इज वाई एक छोटा सा रिकॉल हम करते हैं चीजों को। चलते हैं क्लास 11th में वापस याद करते हैं रेस्पिरेशन को। और रेस्पिरेशन में हमें छोटा सा देखना यह है कि सिंपली एक ऐसा वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दम पे क्या करते हैं, हम अपने अंदर एनर्जी का सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। ठीक है,
अपने अंदर एनर्जी का सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि जो भी फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं, जो भी फूड मटेरियल हमारे बॉडी में मौजूद है, जिसे हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस की मदद से अपने बॉडी के अंदर पहुंचाया, हमने उसका डाइजेशन किया, उसको तोड़ा, सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ा, हमारे सेल्स ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि अब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या है कि हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाते हैं, अपने बॉडी के हर एक सेल तक हम ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। अब क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उन सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड, जो फूड का जो सिंपलर फॉर्म है उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का वो सिंथेसिस करवाता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे हम लोग एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल C6H12O6 की कहानी है, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है। ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड क्या करता है, ये ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन, अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, बहुत ही बेसिक सा है, कहता है कि क्या हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाता है? तो क्या है कि हमारे नॉस्ट्रल्स में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा है कि जो सिर्फ ऑक्सीजन को फिल्टर करके वो ले और बाकी गैसेस को क्या है वो बाहर ही छोड़ दे। एक्चुअली हम लेते सभी गैसेस को हैं, ठीक है, हम लेते सभी गैसेस को हैं, लेकिन क्या होता है कि यहां पर फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन अपना दिखाता है। ऑक्सीजन जो इस एनवायरनमेंट में मौजूद है, वो ऑक्सीजन हमने लिया, उस ऑक्सीजन ने यहां पर जाकर के ऑक्सीडेशन करवाया इस फूड का, एंड एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें CO2 देखने को मिलता है, साथ साथ कुछ H2O निकलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे 38 ATP। ATP का मतलब है एडेनोसिन T फॉर ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, और ये क्या है, ये एनर्जी का फॉर्म है, ये एनर्जी का फॉर्म है। तो मुद्दा हमारा ये है कि इस एनर्जी को सिंथेसिस करवाना है। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पर जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन क्लियर है। अब यहां पर कह रहा है कि सर आपने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो जरूरी है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और साथ साथ मैंने ये भी बोला है कि हमारे इस एटमॉस्फेयर से हम डिफरेंट गैसेस को भी इनहेल कर रहे होते हैं। फिर यहां पर क्या होता है, डिफरेंट गैसेस को भी इनहेल करते हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जाकर के ऑक्सीडाइज कहता है। हमने कहा कि सारे गैसेस मौजूद है एटमॉस्फेयर में, हमारे नॉस्ट्रल्स में कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा है जिस फिल्टर के कारण यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट इज द नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि ये 100% प्योर ऑक्सीजन की बात की जा रही है, यहां पर प्योर ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है। और ये प्योर ऑक्सीजन का कहना क्या है कि प्योर ऑक्सीजन जब वहां पर होगा तो ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करने के लिए बेचैन होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार होगा, मतलब कि ये रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो रिएक्टिव ज्यादा होगा तो ये बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ये रिएक्शन करना शुरू करेगा, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि जहां पर ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है, मतलब एज ए नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए, ये उसके साथ भी रिएक्ट करके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स बना सकता है, किसी दूसरे चीजों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए मौजूद है, हो सकता है ये डीएनए के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन करवा दे। हो सकता है किसी अलग अलग प्रोटीन्स का या एंजाइम्स के साथ ये रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन करवा दें, जिसकी जरूरत नहीं है, और इसी कारण हो सकता है कि जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था हमसे कि क्यों नेसेंट ऑक्सीजन जो है उसको टॉक्सिक माना गया है एरोबिक लाइफ फॉर्म्स के लिए। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, it is a permanent oxidizing agent, it can easily react with the various kinds of molecules like DNA, protein present in the aerobic life forms, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इट इज अ परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूंकि ये परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट कैन इजिली रिएक्ट विद वेरियस काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रेजेंट इन द लाइफ फॉर्म्स, इन सब के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब रिएक्ट करता है तो क्या होगा, इट इज दस कंसीडर्ड टॉक्सिक इफ द रिएक्ट्स विद डीएनए, इट कैन लीड टू द म्यूटेशन। बिल्कुल, और म्यूटेशन क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल इसके बेस में जब चेंज आता है, बेस पेयर में, दैट इज द म्यूटेशन।
तो कहने का मतलब वही है कि जब ऐसा होगा तो इसके कारण म्यूटेशन आएगा एंड डिफेक्टिव प्रोटीन्स यहां पर बन सकते हैं, डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनेगा एंड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाएगा, और जब स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो एक्चुअली उसके फंक्शन में भी चेंज आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, और जब उसके प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, तो उसका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कह रहे कि सिमिलरली इट रिएक्ट्स विद द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, दे आर डिग्रेडेड बाय मेनी मेटाबॉलिक पाथवे मे हेंस बी इम्पेयर्ड। तो कहने का मतलब है कि ये जब प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इन सब के साथ भी अगर ये रिएक्ट कर जाता है, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बहुत ज्यादा परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली, तो ये फिर क्या होगा कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी डिस्टर्ब करेगा। दैट इज वाई हमने यहां पर कहा कि नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक लाइफ फॉर्म्स के लिए एक तरीके से जहर है, टॉक्सिक है। तो आपको समझ में आई होंगी चीजें, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाइल क्रिएशन एंड प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन इज डायरेक्शनलेस, natural selection is directional as it is the context of adaptation comment। ओके ठीक है, समझ में आई चीजें। एक बार और रीड करते हैं। कहता है कि while क्रिएशन के समय की बात चल रही, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन इज डायरेक्शनलेस। तो कह रहा है कि मतलब ये एक्चुअली कुल मिला के कह रहा है कि ये जो वेरिएशन है ये डायरेक्शनलेस है, और साथ साथ कह रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो डायरेक्शनल है। शायद हमने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले में भी ये क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि ऐसा कि नेचुरल सिलेक्शन कैसा है, डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल लेस है, तो हमने उसे डायरेक्शनल को टिक किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डायरेक्शनल लेस का ये कहना है, लेकिन वेरिएशन जो है वो डायरेक्शन लेस है। मतलब वेरिएशन को नहीं पता है कि उसे किधर जाना है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन को पता है कि उसे हमें इधर जाना है तो इसी डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है तो इसी डायरेक्शन में जाना है, ऐसी कोई चीज है। As it is the context of adaptation comment, तो ये सारी बातें कहां से जुड़ जाती हैं, तो एडेप्टेशन से जाकर के जुड़ जाती हैं। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। अब देखो ह्यूगो डी व्राइस की अगर हम बात करें, अगर हम याद करें इनको, ठीक है, तो म्यूटेशन के बारे में जो हमने देखा था, म्यूटेशन के बारे में हमने जो देखा था दैट वाज कि म्यूटेशन के बारे में इन्होंने बताया था कि ये रैंडम है और साथ साथ ये कैसा है, तो ये डायरेक्शनलेस है, डायरेक्शनलेस है। ठीक है, म्यूटेशन कैसा है, रैंडम है और डायरेक्शनलेस है। डन, ओके, मान लिया। म्यूटेशन आता कैसे है, तो एक सडन म्यूटेशन हो सकता है, या फिर क्या होता है ये वेरिएशंस जो हैं वो म्यूटेशन ला सकते हैं, या फिर जो म्यूटाजिन है वो म्यूटाजिन क्या करेगा, म्यूटाजिन जैसे कि हो जाता है हमारा क्या, यूवी रेज, ये म्यूटाजेंस क्या है, ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, या फिर जो वेरिएशन है फिर वो धीरे धीरे फिर वो म्यूटेशन कॉज करता है। और नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो यहां पर होता है कि जो फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है, जो फिट है वो जीवित है, वो सर्वाइव करता है। जो इस एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठा उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपने लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो कहता है कि क्रिएशन एंड प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन इज डायरेक्शनलेस इन रिगार्ड्स दैट दे अकर रैंडमली एंड स्पॉन्टेनियसली। द वेरिएशन व्हिच आर हेल्पफुल इन एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग वुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब हमने रिप्रोडक्शन में भी ये देखा था कि वेरिएशन आना है, फिर हमने देखा था कि ऐसी चीजें जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिक्कत आ रही है उस चीज में सुधार होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो हमारे फेशियल जो हमारा ये जो फेशियल बोन्स हैं इनके स्ट्रक्चर में समय के साथ चेंज आना, 4 पैर पे चलने के साथ धीरे धीरे हमने 2 लिम्स को चलने के लिए रखा, फिर 2 लिम्स का हमने अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करने के लिए हमारे अंदर चेंजेस हुए, हमारे अंदर वेरिएशंस आए, म्यूटेशन हुआ, और फिर क्या है कि आज के समय में हम 2 लिम्स जो हैं उससे हम लोग चलते हैं, और ये बाकी के जो 2 लिम्स हैं इससे हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि लिखना हो गया, कोई चीज खाना हो गया, कपड़े धोने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसमें कहता है कि नेचुरल, तो इसके जैसी जरूरत होती है उस तरीके का ये वेरिएशन देखने को मिलता है, तो डायरेक्शनलेस है।
और यहां पे क्या था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन इज द मोस्ट क्रिटिकल इवोल्यूशनरी प्रोसेस विच कैन बी कंसिडर्ड डायरेक्शनलेस एज इट लीड्स टू ओनली वन considered directional, not directionless, directional, as it leads to only one path, that is selection and perpetuation of better adapted individuals. Natural selection leads to survival of the fittest and disappearance of all those organisms which do not all fit in the prevailing environmental conditions. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई environment है, ये कोई environment है, इस एनवायरनमेंट का कंडीशन कुछ ऐसा है, इसमें 1 2 3 4 लिविंग्स मौजूद हैं, इसमें से क्या है कि इसने इस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लिया, इसके लिए ये फिट बैठा और इसका क्या है सर्वाइवल हुआ। ये वाला जो है ये फिट ना बैठ पाया तो इसका सर्वाइवल नहीं हो पाया, फिर ये भी नहीं बैठ पाया, इसका भी नहीं हुआ और ये भी बैठ गया, तो ये और ये दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। फिर समय के साथ इनमें चेंजेस आएगा, इवोल्यूशन होगा और फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इसका यही कहने का मतलब है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और 5वां क्वेश्चन कहता है हमसे क्या, एक नजर डालते हैं इस पे। तो 5वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि द इवोल्यूशनरी स्टोरी ऑफ मोथ्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवील्स दैट इवोल्यूशन इज अपेरेंटली रिवर्सिबल, क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया है इन आवर माइंड मैप, हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं और इस पर थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड मैप में हमने सारी चीजों को इन शॉर्ट 1 घंटे के अंदर समझा है, जिससे कि आप कम समय में उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहां पर हमें पूरे डिटेल में हमें कैसे आंसर लिखना चाहिए हमारे एग्जाम में, हम उस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम पूरा डिटेल में से समझेंगे। देखो, कहानी शुरू होती है 1850s के पास, दिस इज 50, कहानी शुरू होती है 1850s में। यहां पर क्या है ना कि इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड जो था वो तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों वन ऑफ द मोस्ट कहने से अच्छा हुआ कि हम सीधा कह दें कि मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज कि इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड ने पूरे विश्व के ऊपर अपना कब्जा जमा करके रखा था और ये क्या करता था, पूरे वर्ल्ड वाइड से ये लेबर्स को, वर्कर्स को ये उठा करके ले जाता था और इसे जब जहां पर जैसी काम की जरूरत है वैसे ये काम करवाता था। सारे दुनिया से इसने क्या किया, रिसोर्सेस को इन्होंने चुराया। और फिर इंग्लैंड का क्या स्टार्ट होता है, इंग्लैंड का स्टार्ट होता है यहां पर डेवलपमेंट। यहां पर इंग्लैंड का स्टार्ट होता है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में होता है कुछ ऐसा कि डेवलपमेंट में शुरू होता है यहां पर कहानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी यहां पर शुरू होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी जब यहां पर शुरू हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो इस इंडस्ट्री से जो स्मोक निकल रहे थे उसमें क्या था, उसमें कार्बन गैसेस, इसके कारण यहां पर कार्बन गैसेस जो हैं वो रिलीज होना शुरू होते हैं। अब कार्बन गैसेस जो रिलीज हो रहे हैं, इस कार्बन गैसेस के कारण इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, तो इसका कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, इंग्लैंड की बात करें तो ऐसे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा देश है। तो इसमें क्या है कि इस खूबसूरत से देश में जब पॉल्यूशन नहीं था तो यहां पर हम 2 डायग्राम्स बना रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों डायग्राम किसके हैं, तो ये दोनों डायग्राम है ट्री ट्रंक के। किसके डायग्राम है, तो ये ट्री ट्रंक के डायग्राम है। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। फर्स्ट में क्या था कि फर्स्ट वाले केस में क्या था कि इसके ऊपर पाए जाते थे मोथ्स। ठीक है, इसके ऊपर पाए जाते थे मोथ्स, और इन मोथ्स की बात करें तो ये कैसे होते थे, लाइट कलर्ड विंग्ड वाले। इनके पास लाइट कलर्ड विंग मौजूद था और इस वाले केस में हम यहां पर
जो मोथ बना रहे हैं इनके पास कैसा है, तो इनके पास है डार्क कलर विंग। तो यहां पर कैसा हुआ कि हमें समझ में आ गया कि ये डार्क कलर विंग है। यहां पर इस वाले केस में क्या है, यहां पर है ये लाइट कलर्ड विंग है और इस वाले केस में डार्क कलर विंग है। अब कहने का मतलब ये है कि ये लाइट कलर यहां पर क्यों है, तो एक्चुअली इस वाले केस में जो है ना, यहां पर इस वाले केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि इस वाले केस में ये है लाइट कलर्ड ट्रंक। ट्रंक का जो ट्री ट्रंक का कलर है वो भी लाइट है। अब ये ट्री ट्रंक का कलर लाइट क्यों है, क्योंकि इस ट्री ट्रंक पर मौजूद है कौन, तो इस पर मौजूद है लाइकेंस। ठीक है, इस ट्री ट्रंक पे मौजूद है लाइकेंस। और ये जो केस है ना, ये वाला केस ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस है। दिस इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये वाला जो केस है ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला केस है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उस वक्त कार्बन गैसेस ज्यादा रिलीज नहीं होते थे। कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन नहीं था, और पॉल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस वहां पर मौजूद थे। और ये लाइकेंस जो लाइट कलर्ड का एक लेयर जो है, वो ये लाइट कलर का एक लेयर इस पूरे ट्री ट्रंक के ऊपर इन्होंने इस तरीके से ये बिछा करके रखा था। पूरे ट्री ट्रंक के ऊपर ये लाइकेंस फैले हुए थे और इसी कारण इस ट्री ट्रंक का कलर जो था वो लाइट दिखता था। अब इस लाइट के ऊपर ये लाइट कलर का मोथ, लाइट कलर्ड विंग्ड मोथ जाकर के बैठता था, तो ये छिपा हुआ रहता था, और छिपा रहता था तो इसे किसी तरीके के दुश्मन से इसे डरने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है कि किसी का नाश्ता नहीं बनता था, हर प्रे से ये बच के रहता था। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब कार्बन गैसेस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन के कारण इस लाइकेन की जो है वो डेथ हो जाती है। इस लाइकेन की डेथ हो जाती है, मतलब ये जो लाइकेंस है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। और गायब होते हैं तो एक काम होता है ऐसा कि इस पूरे ट्री ट्रंक से ये गायब हो जाते हैं। जब इस ट्री ट्रंक से गायब हो गया तो ये ट्री ट्रंक का कलर कैसा हो गया, तो ये ट्री ट्रंक अब हो चुका है डार्क। और इस डार्क ट्री ट्रंक के ऊपर जब ये लाइट कलर्ड मोथ आकर के बैठते हैं, लाइट कलर्ड विंग्ड मोथ आकर के जब इस पर बैठते हैं, तो प्रे इसे आसानी से देख लेता है, कैच हो जाता है, मतलब इसका शिकार हो जाता है। अब क्या है कि इसका जब शिकार हो जाता है तो इसने अपने आप में चेंजेस लाने के लिए क्या किया कि कैसे बचे, ये अपने लाइफ को कैसे कंटिन्यू करे। तो उस केस में इसने किया कुछ ऐसा कि अब इसने अपने अंदर क्या किया कि चेंजेस लाए, और इसने अपने लाइट कलर्ड विंग्ड को चेंज कर दिया इन डार्क कलर्ड विंग्ड। और इस डार्क ट्री ट्रंक के ऊपर जब ये डार्क कलर्ड विंग आकर के बैठते हैं ये मोथ, तब इनका जो सर्वाइवल है वो हो पाता है। सो दिस इज द केस। क्वेश्चन हमसे कहता है कि द इवोल्यूशनरी स्टोरी ऑफ मोथ्स इन द इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवील दैट द इवोल्यूशन इज अपैरेंटली रिवर्सिबल, क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट। ये कुछ केस यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब होता है कुछ ऐसा, वही कह रहा है कि it was observed that the more white-winged moths on the tree than dark-winged melanized moths, but after industrialization there were more dark-winged moths. Industrialization के बाद dark-winged moths थे in the same area, that is the proportion was reversed. proportion जो था वो reversed हो गया। अब कैसा था कि जो पहले ये ज्यादा था, अब ये ज्यादा हो गया। वही कह रहा है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द व्हाइट मोथ सर्वाइव्ड बिकॉज द टी बार्क वाज कवर्ड विथ व्हाइट लाइकेंस, so they were unnoticed by predators. After the industrialization the tree trunk became dark due to the industrial smoke and shoot and predators got identified. तो इस तरीके से क्या होता है, चीजों में चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, की उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट, एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है और इसके ऊपर बताना है कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन आर एंड रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ सम अदर प्रोसेसेस बट देमसेल्फ आर नॉट प्रोसेसेस। अब ये कहने का मतलब कि जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जब हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने ऐसा पढ़ा था कुछ कि शायद कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दम से क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, इस तरीके से एक प्रोसेस है, ऐसा कुछ पढ़ा था। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि नेचर खुद से चुनता है किसी को, जो सर्वाइव करते हैं वो फिट होते हैं, फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है। ऐसी चीजें हमने देखी, जानी समझी।
लेकिन अब यहां पर हमें एक स्टेटमेंट देता है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है, यही इवोल्यूशन और ये नेचुरल सिलेक्शन है आर एंड रिजल्ट। कहने का मतलब है कि एंड रिजल्ट है और कंसिक्वेंस ऑफ सम अदर प्रोसेसेस, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सम अदर प्रोसेसेस बट देमसेल्फ आर नॉट प्रोसेसेस। लेकिन कहता है कि ये खुद में एक प्रोसेस नहीं है, ये किसी प्रोसेस का नतीजा हो सकता है, किसी प्रोसेस का एंड रिजल्ट हो सकता है, लेकिन खुद में ये प्रोसेस नहीं है। ये कैसी चीज हो गई, इसके ऊपर कमेंट करना है हमें। तो कहने का मतलब है कि वी कैन सी इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन दीज चेंजेस। मतलब कि हमने अभी तक देखा कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ इटसेल्फ वी से दैट इवोल्यूशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन जब हम लोग लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि मतलब नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन हुआ है। ऐसा कि मतलब नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कहने का कुछ ऐसा है कि जो फिट है, जो सरवाइव कर रहा है, इसमें क्या होता है कि सर्वाइवल के बाद जो सरवाइव किया, जो अनफिट था ये सरवाइव किया, और जो अनफिट था वो सरवाइव ना कर सका। और एज अ रिजल्ट क्या होता है फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन, वही चीज कह रहा है। वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। It is still not clear whether evolution and natural selection are as processes or result of unknown processes। तो आज भी जो है ये डाउट्स हैं और आज भी इसके ऊपर स्टडी चल रही है और आज भी इस स्टेटमेंट का क्लियर आंसर नहीं है हमारे पास कि इवोल्यूशन जो है या फिर नेचुरल सिलेक्शन है ये खुद में एक प्रोसेस है या फिर ये किसी प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। तो आज भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है और आज भी हम इस स्टेटमेंट को पूरे तरीके से आंसर नहीं कर सकते हैं, पूरे तरीके से हम इसे क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आज भी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो वही चीज फिर लास्ट में कहता है कि स्टिल इट इज नॉट क्लियर, आज तक ये क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रोसेसेस हैं या फिर किसी प्रोसेस का वो एंड रिजल्ट है। तो इसको भी आप फिलहाल नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल नंबर 7 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कुछ ऐसा, कहता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन। तो बात की जा रही है एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन की, और जब भी हम बात करते हैं एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन की, हमें एक चीज है जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है बार बार, चूंकि हमने इसे बार बार पढ़ा है, दैट इज कि हम बात कर रहे हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का यह कहना था कि P प्लस क्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो मतलब P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हमारे सामने था। मतलब कहने का है कि जितने भी यहां पर जीन फ्रीक्वेंसी है वो सम टोटल लास्टली वो कैसा होना है, तो 1 होना है, उसको कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्टर्स से, टोटल 5 फैक्टर्स थे यहां पर, लेकिन हमसे 5 की जगह पर सीधा सीधा बोला जा रहा है कि 3 फैक्टर्स को आप बताइए। 3 फैक्टर के लिए शॉर्ट आंसर है, 3 फैक्टर बताइए। अगर लॉन्ग आंसर में अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो तब हम क्या करेंगे, वहां पर हमसे हो सकता है कि हमसे वहां पर 5 फैक्टर्स, पांचों के पांचों पूछ लिए जाएं। फिलहाल यहां पर 3 फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है तो हम सिर्फ 3 फैक्टर्स के बारे में ही लिखेंगे। इससे क्या होगा कि 3 फैक्टर्स के बारे में लिखेंगे। अब क्या तरीका यही होता है कि 3 पूछा है तो हम 3 के बारे में लिखें, लेकिन अगर यहां पर किसी को क्या है ना कि अगर पांचों लिखने का मन है, अगर वो 4th और 5th पांचों लिख देता है, ये 3 सही है तो ये सही भी नंबर मिल जाएगा, ये वाला भी सही लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से इस वाले में किसी तरीके का मिस्टेक हो गया आपसे तो क्या होगा, एक तो नंबर तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इसके आपके सही लिखने से, लेकिन गलत लिखने से आपका यहां पर मार्क्स कट जरूर सकता है। तो जितना हमसे पूछा जाए हम उतना ही का आंसर करेंगे, यही तरीका होता है। ठीक है,
तो 3 फैक्टर्स की बात की जा रही है। तो एक फैक्टर हो गया जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, दूसरा हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट और तीसरा हो गया म्यूटेशन। पहला कैसा है? तो पहला है जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन। ये तीन के बारे में हम देख लेते हैं। अब बोल रहे जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या है? तो कहता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ एलील्स इनटू जीन पूल और आउट ऑफ द जीन पूल। कह रहा है कि ये मूवमेंट है किसका? तो ये मूवमेंट है एलील्स का। सीधी सीधी बात है, ये एलील का मूवमेंट है किसी भी जीन। ये एलील है जीन पूल, दिस इज द जीन पूल, दिस इज द जीन पूल। कह रहा है कि किसी भी एलील का जीन पूल के अंदर जाना, ठीक है, या फिर जीन पूल से बाहर आना, दिस इज द जीन माइग्रेशन। जीन का फ्लो हो रहा है यहां पे, तो जीन का माइग्रेशन हो रहा है, तो वही हम कहते हैं किसी भी जीन पूल में एलील का जाना या फिर उधर से बाहर आना, दिस इज जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ एलील्स, ये भी एलील का मूवमेंट है, इनटू जीन पूल, लेकिन जीन पूल आउट ऑफ द जीन पूल टेक्स प्लेस बाय चांस, इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये क्या करता है? बाय चांस, यहां पर एक वर्ड आगे जुड़ गया, बाय चांस। अभी हमें बहुत बहुत तरीके से ये जीन माइग्रेशन की तरह ही लग रहा था जेनेटिक ड्रिफ्ट, लेकिन चूंकि ये साइंस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो इस वाले केस में होता है कुछ ऐसा कि जब यहां पर एक वर्ड आ गया बाई चांस, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर आ गया। कहने का मतलब है कि यहां पर एलील्स का भी यहां पर भी मूवमेंट हो रहा है, यहीं पर यही वो जगह है जहां पर एलील्स का भी मूवमेंट हो रहा है। यहां पर जीन पूल में जाना या फिर जीन पूल से बाहर आना, यही इसका काम है, लेकिन क्या हो रहा है? बाई चांस मूवमेंट है, बाई चांस मूवमेंट है। सो दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड नंबर 3 इज म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हम जानते हैं कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल डीएनए, उसका जो बेस है, उसके बेस में जो चेंजेस आते हैं, एंड दैट चेंजेस में रिजल्ट इन वेरिएशन, और उस वेरिएशन के कारण फिर इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है कि इट इज अ लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, दे आर रैंडम एंड अकर्स इन ऑल डायरेक्शन। अकर्स इन ऑल डायरेक्शन कहने का मतलब है, अकर्स इन ऑल डायरेक्शन कहने का क्या मतलब है? आपको पता, समझ में आया? ये अकर इन ऑल डायरेक्शन, इसका कहने का मतलब है कि दिस इज डायरेक्शनलेस, दिस इज डायरेक्शनलेस। तो डायरेक्शनलेस हो जाएगा। ये किसी एक डायरेक्शन में होता तो हम उसे डायरेक्शनल कहते हैं, लेकिन यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शनलेस। और ये 3 हो गए किसके? तो ये 3 फैक्टर्स हो गए किसके? तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से। कहां से? तो जो ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को किसी भी पॉपुलेशन में, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यही वो कहानी है। 3 चीजें हैं हमारे पास, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि जीन फ्लो अकर्स थ्रू जनरेशंस। जीन जो है वो जनरेशन के थ्रू फ्लो करता है। जीन फ्लो कैन अकर्स अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स इन ह्यूमंस। बहुत सही स्टेटमेंट लिखा है, देखना क्या कहता है। कहता है कि जीन फ्लो जो है अकर्स थ्रू जनरेशन, जनरेशन के थ्रू होता है। कह रहा है कि जीन फ्लो कैन अकर अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स इन ह्यूमन। तो कहना है कि लैंग्वेज कोई तरीके का बैरियर नहीं बनता हमारे बीच में जीन फ्लो के लिए। कहने का मतलब है कि जो नॉर्थ के हैं वो साउथ के साथ भी अगर वो अपना वो किसी तरीके कांटेक्ट बनाते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, जीन फ्लो होता है, कोई बात नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं बनता। इफ वी हैव ए टेक्निक ऑफ मेजरिंग ए स्पेसिफिक एलील फ्रीक्वेंसी इन ए डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक होता जिस टेक्निक का यूज करके हम जो है वो किसी इस पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर अगर हम लोग इस जीन फ्लो के फ्रीक्वेंसी को मापते, तो क्या लगता है? कैन वी नॉट प्रेडिक्ट द ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न्स इन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री? डू यू एग्री और डिसएग्री? प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये हमारी धरती है, ठीक है, ये धरती है। इस तरीके से यहाँ पर अमेरिका का हिस्सा है, एशिया थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया, ये अमेरिका का हिस्सा है कुछ इस तरीके से, साउथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का हिस्सा हो गया ये। फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अफ्रीका है, फिर इधर एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इस तरीके से अंटार्कटिका है,
कुछ इस तरीके से बहुत गंदा सा मैप बना है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हमने रफ आउटलाइन बनाया है। और हमारा मुद्दा ये है कहने का कि जो ह्यूमंस हैं वो होमो सेपियंस की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका वाले रीजन में सबसे पहले देखने को मिले थे। इसके बाद इसका जो मूवमेंट है वो पूरे दुनिया में होता है। और जब इनिशियल अर्थ की बात करें तो अभी तो हमें ये जो पीसेस ऑफ लैंड से जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है ये हमें अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब इनिशियल अर्थ था तो सारे के सारे जो थे वो एक साथ थे। फिर बाद में ये चेंजेस आते गए और फिर ये धीरे धीरे अलग होते चले गए, इवोल्यूशन होता चला गया, बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन इनिशियली यहीं पे था। होमोसेपियंस वो अफ्रीका वाले रीजन से उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, और आज के समय होमोसेपियंस जो है वो पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि माइग्रेशन तो यहां पर हुआ है, यहां पर माइग्रेशन हुआ है। कहने का मतलब है कि इस पूरे दुनिया पर ये घूमे गए हैं, घूमा है, होमोसेपियंस जो है माइग्रेट वो किए हैं। वही कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई तकनीक होता जिससे हम लोग माइग्रेटरी पैटर्न का पता लगा सकते प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में, तो क्या लगता है आप इस चीज से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? तो कहने का मतलब है कि हमें आपकी इस बातों से पूरी तरीके से एग्री करते हैं। कहते हैं कि जीन फ्लो अगर थ्रू जनरेशन, तो जीन फ्लो जो है वो जनरेशन से होता है। अभी कोई है, उसका जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, नेक्स्ट जनरेशन जीन फ्लो देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, ये चीजें कंटिन्यू होती जाएंगी। और कह रहा है कि बाय स्टडिंग द स्पेसिफिक एलील फ्रीक्वेंसी इन ए डिफरेंट पॉपुलेशन, तो किसी पॉपुलेशन को पकड़ा हमने, सोचो कि फॉर एग्जांपल हमने इस अमेरिका के पॉपुलेशन को पकड़ा और यहां पर इस चीज की स्टडी करना हमने शुरू किया। हमने अमेरिका में स्टडी करना शुरू किया। हमने क्या किया कि हमने इस ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को पकड़ा, इधर स्टडी किया। हमने एशिया वाले पार्ट को भी स्टडी किया जहां पर हमारा इंडिया भी शामिल है। जापान में, चाइना में, रशिया में, हमने सब जगह स्टडी किया। एक पॉपुलेशन को पकड़ के हमने स्टडी किया। तो हमें एक कुछ हमने जब स्टडी किया तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न मिल जाएगा, हम पैटर्न को समझेंगे, जानेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद एट लास्ट किसी न किसी रिजल्ट पे तो पहुंचेंगे कि हाँ ये पैटर्न जो है वो कुछ इधर से मिल रहा है, इधर से मैच कर रहा है, इससे डिसमैच कर रहा है, इस तरीके की चीजें। तो फिर हम वहां से कह सकते हैं, वहां से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न को प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री से। तो ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक टेक्निक हमारे पास है, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहां पर हम लोग ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं। और ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के दौरान हम जितने भी सीक्वेंस मौजूद है डीएनए के, उन सबको नोट करते हैं, उन सबके डेटा को निकालते हैं, नोट करते हैं। तो विच आर डेटा फ्रॉम द स्टडीज ऑन द स्पेसिफिक जीन, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू द ट्रेस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ द ह्यूमन। तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसका यूज करके हम इस काम को कर सकते हैं, इस काम को करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इस तरीके से किया हमने अपने 8 सवाल को कंप्लीट, इसको भी आप नोट कर लो। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि हाउ डू यू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक रेस, ब्रीड, कल्टीवर्स एंड और वेराइटी। तो मतलब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक है रेस है, ब्रीड है, कल्टीवर्स है और वेराइटी है। तो इन सब से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका हमें आंसर करना है। तो पहला वर्ड है रेस। रेस का मतलब है कि जो एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस है, जो एक पॉपुलेशन है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो कहता है कि इट इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू कैटेगराइज ह्यूमंस इनटू मैनी ग्रुप्स और पॉपुलेशंस। तो इंसान को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पॉपुलेशंस में कैटेगराइज करने के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम का हम यूज करते हैं, जिसे हमने रेस का नाम दे दिया। ब्रीड क्या है? ब्रीड की बात करें तो इट इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स हैविंग द होमोजेनस अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट्स और द सेम स्पीशीज। ठीक है, कहने का मतलब है कि ब्रीड क्या है? एक स्पेसिफिक ग्रुप है डोमेस्टिक एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का, जिसके पास होमोजेनस अपीयरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर एनिमल्स और प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। अब सेम स्पीशीज के अदर एनिमल्स और प्लांट से इसको अलग अलग करता है, दिस इज द ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग की बात करें तो डॉग के बहुत सारे ब्रीड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं कि डॉग के हमें बहुत सारे ब्रीड्स देखने को मिलते हैं, डॉग ब्रीड्स। ठीक है, फिर एक हमारे पास कल्टीवर्स।
कल्टीवर्स क्या है? तो एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स सेलेक्टेड फॉर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी रेज्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये एक ऐसे कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, इसका यूज करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, जो हमारा फार्मिंग होता है उधर यूज होता है, कल्टीवेशन में इसका यूज होता है। फिर ऐसे ही रैंडमली हम नहीं सेलेक्ट करते, कोई जो स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मान के चले कि जैसे कि चावल की जो खेती होती है या फिर गेहूं की खेती होती है या फिर बाजरा है या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एन नंबर ऑफ जो प्लांट्स है जिनको हम लोग फिर फूड पर्पस के लिए फिर आगे यूज करते हैं, तो उस चीज को हम यहाँ पे रख सकते हैं इस वाले केस में। चौथा है हमारे पास, एक ये हो गया, दूसरा ब्रीड है, तीसरा कल्टीवर्स है, एंड फोर्थ हमारे पास है वैरायटी। तो वैरायटी क्या होता है कि वैरायटी इज सिमिलर टू रेस बट इट इज यूज फॉर द प्लांट्स। तो वैरायटी रेस की तरह ही है लेकिन हम इसे प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैरायटी क्या हो सकता है कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम लोग अलग अलग प्लांट्स को उनके अलग अलग ग्रुप्स में उनको हम रखते हैं। तो इसको बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन था, इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हेन वी से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डज इट मीन। अब हमारे पास ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि छोटा सा देखने को लग रहा है लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जब बात कर रही है, जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया गया था, जो डार्विन साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था हमें कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लिख दिया था उन्होंने एक स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि दोज विच आर फिट ओनली सर्वाइव? क्या इसका मतलब ये है कि जो फिट हैं वो सर्वाइव करेंगे, या फिर इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइव कर रहे हैं वो फिट हैं? कहने का मतलब है कि देखो एक कितना कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है। कहता है कि जो फिट है वो सर्वाइव करेंगे या फिर जो सर्वाइव कर रहे हैं वो फिट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मींस दैट दोज हु सर्वाइव आर फिट। तो कहने का मतलब है कि जो सर्वाइव कर पा रहे हैं वो फिट हैं, जो फिट हैं वो सर्वाइव नहीं कर रहे। मतलब कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट है तो हम इस वाले स्टेटमेंट को सही बोलेंगे। कहने का मतलब है कि जो सर्वाइव कर रहे हैं वो फिट हैं। तो कहता है कि दोज इंडिविजुअल्स हु सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट आर कॉल्ड फिट। तो ऐसे जो कि अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम लोग फिट कहते हैं। तो कहने का मतलब जो सर्वाइव कर रहे हैं वो फिट हैं, जो फिट हैं वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि इन्यूमरेट 3 मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग ए मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ठीक है, कुछ 3 मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया हमें बताना है। तो नंबर 1 कि द पॉपुलेशन मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज पॉपुलेशन होगा, हमें लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट शुड हैव द पोटेंशियल फॉर द फ्री फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज इंश्योर्ड थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो जीन फ्लो है जेनेटिक मटेरियल्स का, वो सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। और फिर तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि देयर शुड बी नेग्लिजिबल और नील माइग्रेशन इन द पॉपुलेशन। तो जो माइग्रेशन की कहानी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और नील होनी चाहिए। कैसा है? 3 स्टेटमेंट कैसा है? जो पॉपुलेशन है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो होते रहना चाहिए, और माइग्रेशन जो है वो नेग्लिजिबल या नील होना चाहिए। सो ये इसका डिमांड था। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है ऐसा कि माइग्रेशन में इनहांस और ब्लड द इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन। क्या कह रहा है कि माइग्रेशन में इनहांस और ब्लड द इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन। कमेंट, क्या जो माइग्रेशन है वो इनहांस करता है सिलेक्शन को या फिर ब्लर करता है? ठीक है, तो कहते हैं कि माइग्रेशन इनहांसेस द जीन पूल ऑफ सच एलील्स दैट आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर और ब्लड द इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन थ्रू replenishment of alleles that were selected against by the nature।
तो कहने का मतलब ये है कि माइग्रेशन से क्या होता है, जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इवोल्यूशन के दौरान उस पर किसी तरीके का फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल माइग्रेशन से फर्क पड़ता है। माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन इनहांसेस द जीन पूल ऑफ सच एलील्स। अब क्या, माइग्रेशन से जीन पूल इनहांस होता है। कैसे इनहांस होता है कि माइग्रेशन से क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस रीजन से उठकर के अगर उस रीजन में कोई माइग्रेट होता है और उधर जाकर के रिप्रोड्यूस करता है, तो जीन का फ्लो क्या है, इस तरीके का जीन फ्लो उस वाले पॉपुलेशन में भी देखने को मिल रहा है। और क्या कर रहा है, और ये फिर क्या होता है कि ये जो वेरिएशन है ये आते हैं, इवोल्यूशन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। कहता है कि और ब्लड द इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन थ्रू रिप्लेनिशमेंट ऑफ एलील्स दैट वर सेलेक्टेड अगेंस्ट द नेचर। अब यहां पर इस वाले केस में अगर नेचर के अगेंस्ट कोई एलील सेलेक्ट हो गया, तो उस वाले केस में क्या है, यहां पर ये जो है ये फिर हम उसे कह सकते हैं कि इट इज द ब्लरिंग द इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किया हमने अपने चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से टोटल 12 क्वेश्चंस को। तो हमने 12 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन मिलता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, डिफरेंट स्टेट बोर्ड, सीयूईटी हो, ओलंपियाड हो, एनटीएससी, सबके लिए आपकी पढ़ाई करवाई जाती है। इसके लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या फिर विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है, अपने लेक्चर्स को देखना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।